Hello friends, welcome back to Core City. Today we'll be learning about fundamental rights का जो second part बचा था from 25th article जो religion से related है till article 35 जहाँ तक fundamental rights ख़त्म होते हैं और उनकी सारे significance, features, fundamental rights की how they are different from constitutional rights वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जो पार्ट 3 के बाहर हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे और क्रिटिसिज्म भी देखेंगे जो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइम पे किया कि ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी, ये ऐड क्यों नहीं की गई हैं, ये सारी चीज़ें और डिफरेंट रेट्स भी देखेंगे। ये पार किस किस के पास लाई करती है, वेदर इट्स ओनली विद सुप्रीम कोर्ट और विद अदर कोर्ट्स एज वेल। ठीक है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 to 28 कवर करता है। तो इसमें क्या आता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि किसी के पास भी खुद की ये इंडिविजुअल का राइट है कि किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स, किसी रिलीजन को वो फॉलो कर रहा है उसके अफेयर्स को मैनेज करना है, उसकी भी फ्रीडम है। और जो टैक्सेशन जो कलेक्ट की जाती है फ्रॉम पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, वो रिलीजियस अफेयर्स पे नहीं लगानी है, अगर लगानी है तो सारे रिलीजन्स को सेकुलर मान के सब पे लगानी है। फाइन। फ्रीडम ऑफ फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कैसे होता है, डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, मिनॉरिटी मेजॉरिटी स्कूल जो भी होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से एडेड होते हैं उनके पास क्या राइट्स है, जो एडेड नहीं है जो ट्रस्ट के थ्रू बने हुए हैं तो उनके क्या राइट्स है, जो मिनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके क्या राइट्स है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 में क्या बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस क्या होता है, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, वो किसी भी गॉड को, किसी भी क्रिएचर को जिसको वो मानना चाहता है उसको मान सकता है। राइट टू प्रोफेस मतलब क्या होता है, उसकी बिलीफ जो है, जैसे कोई बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है या कोई सिखिज्म को फॉलो कर रहा है तो उसके पास राइट है कि वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, उस क्रिएचर को, उस गॉड को। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब ये है कि कोई भी रिलीजियस वर्शिप किसी का है कि पॉन्ड में जाके पानी से पहले बाथ लेना है, उसके बाद जाके पूजा करनी है, या किसी की सेरेमनी ये है कि पहले ये हवन होना चाहिए उसके बाद ही ये फॉलो कर सकता है, तो वो सारी प्रैक्टिस आइडियाज़ बिलीव्स को फॉलो कर सकता है। ठीक है, राइट टू प्रोपेगेट का मतलब ये है कि वो ट्रांसमिट भी कर सकता है, दूसरे लोगों को बता सकता है कि हमारे रिलीजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे फॉलो होता है, वेदर यू लाइक इट यू कैन ज्वाइन आवर रिलीजन। ठीक है, कोई चेंज भी कर सकता है अपना रिलीजन, बट फोर्सिबल कन्वर्जन अलाउड नहीं है। किसी के पास ये राइट नहीं है कि फोर्सिबल उसको बोल दे अगर तुम मुस्लिम बनोगे या तुम क्रिश्चियन बनोगे देन यू विल गेट दीज राइट्स, अदरवाइज यू वोंट गेट दिस। ठीक है, तो किसी का कोई रिलीजन वो फॉलो कर रहा है, अगर वो अपनी विल से चेंज करना चाहता है दैट इज़ ओके, बट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फाइन। आर्टिकल 25 जो है वो रिलीजियस बिलीव्स को ही कवर नहीं करता है, ऑल्सो इट कवर्स द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो सिटीजन और नॉन सिटीजन सबको अवेलेबल होते हैं। नॉन सिटीजन कौन होते हैं, फॉरेनर्स हो गए, एलियंस हो गए, ये सारे। ठीक है, तो राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पब्लिक चीज को ब्रीच कर रहे हैं हम। मॉरलिटी मतलब गुड कैरेक्टर रहना चाहिए, हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रिचुअल आप फॉलो कर रहे हो जिससे दूसरे लोगों पे या खुद की हेल्थ पे असर आ रहा है। ठीक है, स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट कर सकती है किसी भी रिलीजन को, ठीक है, इन एनी वे, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, जो भी सेकुलर वेज है, सो दैट रिलीजियस प्रैक्टिस भी है जो वो एक डेकोरम में मेंटेन रहे। ठीक है, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म मतलब ये है कि सोशल वेलफेयर बना रहे, ठीक है, दूसरे लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस चीज़ से, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करती है स्टेट। आर्टिकल 25 में क्या है कि सिखिज्म में 5 चीज़ें उनको वेयर करनी पड़ती है, उसमें से एक किरपान भी है। ठीक है, 5 केस जिनको बोलते हैं उसमें से वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान भी उनको इंक्लूड किया गया है इन द प्रोफेशन ऑफ सिखिज्म, बिकॉज ये गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, और जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, ये भी हिंदूइज्म का ही पार्ट इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 26 में हमारे पास क्या है कि आर्टिकल 25 इंडिविजुअल से डील
करता था, ये एक ग्रुप से, एक सेक्शन से डील करता है। इसमें क्या है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ठीक है। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी प्लस सेक्शन के पास ये राइट है कि वो अपने अफेयर्स मैनेज कर सकता है, जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, ठीक है। कोई असेंबली, रात को कोई भजन कीर्तन करना है, ठीक है, कहीं भी इकट्ठे होना है, वहाँ पे कोई स्पीच वगैरह सुनना है, ये सारी चीज़ें किसी भी सेक्शन को दी गई हैं, किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को दी गई हैं, ठीक है। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे वो अपने आश्रम वगैरह बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ के साथ ही मैनेज होना चाहिए, कोई भी इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 25 मैंने बताया कि राइट ऑफ इंडिविजुअल से डील करता है। आर्टिकल 26 क्या गारंटी करता है, राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस। इसमें हमारे पास ये है कि राइट्स अंडर आर्टिकल 26 आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, इसमें भी ये चीज़ें मेंटेन करनी है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, ठीक है, एंड हेल्थ, इन सब को फॉलो करते जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को 3 कंडीशंस दी, अगर वो फॉलो करते हैं तो वो एक डिनोमिनेशन मानी जाएगी। फर्स्ट थिंग ये है कि कोई इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए, इट्स लाइक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो एक ही बिलीफ को फॉलो करते रहने चाहिए। एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उनका एक अलग नाम होना चाहिए, ठीक है। इसी क्राइटेरियाज के अंडर रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग को क्या दिया गया, रिलीजियस डिनोमिनेशन डिक्लेयर किया गया। बट अरबिंदो सोसाइटी जो है उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना गया। फाइन, ये इसी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 27 एंड 28। 27 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन कंपेल नहीं किया जा सकता टू पे, के टैक्स पे करने चाहिए या प्रमोशन के लिए पेमेंट देनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पब्लिक मनी जो स्टेट के पास आती है, टैक्सेस वगैरह, वो स्टेट स्पेंड नहीं कर सकती, ठीक है। प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन, बट दिस इज पर्टिकुलरली कॉरस्पॉन्डिंग टू वन रिलीजन। अगर मल्टीपल रिलीजन सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहा है तो टैक्सेस कैन बी यूज, ठीक है। तो ये जो प्रमोशन के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो इसमें क्या है, टैक्सेशन आता है, तो नॉट फी, ठीक है। फी कैन बी लेविड, जैसे पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री जो जाते हैं उनको स्पेशल सर्विसेज, जैसे जगह जगह पे भंडारा लगा होता है खाने के लिए, ठीक है, या फिर जगह जगह पे टेंट्स लगे होते हैं फॉर देयर स्टे, सेफ्टी मेजर्स के लिए डिफरेंट चीज़ें उनको एप्लीकेबल कोई इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, तो उसके लिए फ़ी लेवी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, रिलीजियस एंडोमेंट्स रेगुलेशन एक्सपेंडिचर, जो भी उस रिलीजन को मेंटेन करने के लिए कोई चंदा वगैरह इकट्ठा किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जा सकता है। फाइन, उसके बाद है आर्टिकल 28 में हमारे पास है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसमें हमारे पास ये है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होली मेंटेन किया जाता है बाय स्टेट फंड्स, ठीक है, उसमें क्या है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। सेकेंड थिंग ये है कि कोई भी पर्सन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड कर रहा है, ठीक है, जो स्टेट का है, तो या फिर स्टेट फंड से चल रहा है, तो उसमें क्या है कि उसको विदाउट हिज कंसेंट वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं जा सकता, ठीक है। अगर उसका कंसेंट है तो ही जाएगा, अगर कोई माइनर पर्सन है तो उसमें उसका गार्जियन का जो है हमें कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रेयर्स करनी है, कोई रिलीजियस फॉलोअप करना है। आर्टिकल 28 में ये है कि 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिफाइन किया गया है। 4 टाइप में हमारे पास क्या है, एक तो इंस्टीट्यूशन जो होली मेंटेन बाय स्टेट, होली मेंटेन बाय स्टेट में क्या होता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है। सेकंड चीज ये है, इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट, कोई ट्रस्ट उसको एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फुली परमिटेड होती है। उसके बाद है सी और डी टाइप में इंस्टीट्यूशंस जो रिकग्नाइज बाय स्टेट होते हैं या इंस्टीट्यूशन जो एड रिसीव कर रहे होते हैं फ्रॉम स्टेट, उनमें क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो सकती है बट वॉलंटरी बेसिस पे, जो अटेंड करना चाहता है वो करेगा, नहीं करना चाहता तो नहीं, ठीक है। तो वॉलंटरी बेसिस पे है कि मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, वन इज आर्टिकल 29, अदर इज आर्टिकल 30। 29 में हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें एक चीज देखनी है कि यहाँ पे ये जो 4 चीजें दी गई हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, ठीक है, ये 4 चीजें दीज आर डिफरेंट फ्रॉम जो आर्टिकल 15 में हमारे पास दी गई हैं, ठीक है, उससे डिफरेंट है। तो इसको याद रखना है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट
और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ठीक है, वो अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कोई कल्चर उसका है, उसको जैसे ट्राइबल कल्चर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट कर सकता है, द राइट ऑफ ग्रुप। ठीक है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो ज्वाइन कर सकते हैं, किस ग्राउंड पे उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस मिनोरिटीज एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। ठीक है, दो मिनोरिटी वर्ड एज इट इज जो है डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मिनोरिटी में कौन इंक्लूड होता है, कौन एक्सक्लूड होता है, बट इट्स जेनरिक एंड टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिफाइन करती रहती है। ठीक है, स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मिनोरिटीज ओनली, इसमें मेजॉरिटीज भी आती है। ठीक है, उनको भी अपना लैंग्वेज, अपना रिलीजन सेव करने की मिशन है। उसके बाद है वो अपना लैंग्वेज जो है, राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड द राइट टू एजुटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज ऐसे है जो टाइम से एक्सटेंट होती जा रही है, बिकॉज एक जनरलाइज्ड लैंग्वेज बनती जा रही है विद द मर्ज ऑफ हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, टाइम टू टाइम इंटरनेशनल लैंग्वेज आने की वजह से, ग्लोबल मीडिया होने की वजह से हम अपनी जो मदर टंग है वो भूलते जा रहे हैं। ठीक है, सो पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रोमिसेस जो कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज के लिए बनाए जाते हैं वो फेक नहीं होते हैं। ठीक है, उनको करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर सही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज को प्रिजर्व करना भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 30। इसमें हमारे पास है कि राइट ऑफ मिनोरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसमें कुछ कुछ प्रोविजन दी गई हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मिनोरिटी टर्म एज इट इज़ डिफाइन नहीं की गई है आर्टिकल 30 में। हर मिनोरिटी के पास ये राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो उनकी चॉइस के हैं। ठीक है, उसमें कंपनसेशन जो स्टेट ने फिक्स की गई है कि ये मिलेगी को, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर स्टेट एक्वायर करना चाहती है, ठीक है, वहाँ पे कोई मिनोरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उनको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, मिनोरिटी को कंपनसेशन देनी पड़ेगी जो डिफाइन की गई है बाय द स्टेट। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया ऑफ 1978, उसमें क्या बताया कि आर्टिकल 30 इंक्लूड्स मिनोरिटी टू इम्पोर्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ऑन लैंग्वेज। ठीक है, ये हर एजुकेशन मिनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज में लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक तो ये जो सीख करते हैं रिकॉग्निशन किससे, स्टेट से, प्लस एड भी रिसीव करते हैं। सेकेंड, जो सीख करते हैं सिर्फ रिकॉग्निशन, एड नहीं चाहिए होती, वो अपने खर्चे से चला सकते हैं। तीसरे होते हैं ना तो रिकॉग्निशन चाहिए होती है ना ही एड चाहिए होती है। जो फर्स्ट और सेकेंड टाइप पे उसमें क्या है, कुछ कुछ रेगुलेटरी पावर स्टेट के पास चली जाती है बिकॉज स्टेट का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, उसमें कोई प्रिस्क्राइब कर सकती है कि ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होंगे, बच्चों के पास बैठने के लिए इस टाइप के बेंचेस होने चाहिए। ठीक है, एक सैनिटेशन, प्रॉपर बाथरूम्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, कौन कौन टीच कर सकता है, किसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग में इतने टाइम की प्रेयर असेंबली होनी चाहिए, फिर इतने इतने टाइम के पीरियड्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये डिफाइन कर सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ थर्ड टाइप क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं, वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अफेयर्स को, बट वो भी कुछ कुछ चीज़ों के सब्जेक्ट टू लॉ होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई काम करने को बोल दिया, झाड़ू पोछा लगाने को बोल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोहिबिटेड होती है। तो थर्ड टाइप के थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप जो ए और बी में बताए गए हैं। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक वर्डिक्ट दिया, उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस हुए, जैसे मिनोरिटी राइट्स टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये कि गवर्निंग बॉडी जो उनकी होगी, जो ट्रस्ट होगा या जो फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो एक तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ये कर सकते हैं कि वो लोग उसी रिलीजन को, उसी ट्राइब को बिलोंग करते हों। ठीक है, कॉन्फिडेंस हो टू कंडक्ट एंड मैनेज अफेयर्स। ठीक है, वो अपना टीचिंग स्टाफ भी खुद ही अपॉइंट कर सकते हैं जिनको उनकी मातृभाषा या उनकी लैंग्वेज आती हो। नॉन टीचिंग स्टाफ, पियोन वगैरह है या क्लीनर वगैरह है, वो सारे
खुद से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ चॉइस, जो उनको लगता है कि हमारे ट्राइब को बिलोंग करते हैं, इनको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, उनको वो एडमिशन भी दे सकते हैं। यूज़ इट्स ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट्स, जो अपने ही एरिया में वो एक जंगल को काट के सपोज वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बनाया है, या फिर अपने ट्राइबल एरिया के पास में ही अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उन्होंने स्कूल एस्टेब्लिश कर दिया है, तो वहाँ पे वो लोग पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 30 इज ओनली टू इंश्योर इक्वालिटी विद मेजॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि मिनॉरिटीज़ को एडवांस करना है कंपेयर टू मेजॉरिटी। इसका मतलब ये है कि उनको इक्वल पोजीशन पे लेके आना है टूवर्ड्स द मेजॉरिटी। ठीक है, तो हमारे पास है जनरल लॉज ऑफ लैंड रिलेटिंग टू नेशनल इंटरेस्ट। ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे टेररिज्म और ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर सबकी तरफ इक्वल ट्रीट करने का, ये सारी चीज़ें उनको सिखानी चाहिए। राइट टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें उन पे भी ऑब्वियसली इम्पोज होती है बाय द स्टेट के वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट और टीचर्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी, क्वालिफिकेशंस भी हो सकती है। ऐसे नहीं है कि 10th का बच्चा ही 9th के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। ये होना चाहिए कि ऑब्वियसली किसी ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हो, वो सारी चीज़ें टीचर्स और लेक्चरर्स के लिए कंडीशंस हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन कंडीशन। जो हमारे पास एड मिलती है, ठीक है, वो राइट तरीके से यूज़ होनी चाहिए। बच्चों को स्टेशनरी एक्यूरेट मिलने चाहिए, टीचर्स को एक्यूरेट मटेरियल मिलना चाहिए टू टीच, बुक्स होनी चाहिए सबके पास। ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ प्रोविजंस है। जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट है वो क्वालिफिकेशन की बेस पे होनी चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ एड बाय स्टेट डज नॉट अल्टर नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो भी कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं बाय द स्टेट वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ एड, सपोज कोई एड या ग्रांट दी गई है कि ये सिर्फ बुक्स खरीदने के लिए है, तो उसी चीज़ में वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल के लिए जो किताबों के लिए दी थी वो एड उनको प्राइजेस देने में या कुछ ऐसी चीज़ें देने में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे इन ग्रांटिंग एड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय अ माइनॉरिटी। अगर ग्रांट्स वगैरह भी दे रही है, अगर मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट को मिल रही है तो माइनॉरिटीज़ को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोविजन है। उसके बाद है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। दो वी नो कि आजकल नहीं रहा है, ठीक है, इसको अबॉलिश कर दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट था जो पार्ट 3 के अंडर ही आता था। तो बेसिकली ये कैसे कैसे डील करता था, आर्टिकल 19(1) के एफ पार्ट में क्या इंक्लूड होता था, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्टिकल 31 में क्या इंक्लूड होता था, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल था। राइट अगेंस्ट द डिप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी पर्सन जो है उसको डिप्राइव नहीं कर सकता था फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, बट अथॉरिटी ऑफ लॉ अगर होती थी तो दैट वाज अ एक्सेप्शन। उसके बाद 44th अमेंडमेंट से क्या हुआ, अबॉलिश कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी और इसको एक लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, किस पार्ट में, 12th पार्ट में, राइट टू प्रॉपर्टी के हेडिंग के अंडर। राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन्स अ लीगल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी और आर्टिकल में लिखा गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट मतलब क्या होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको अमेंडमेंट या और चीज़ों से अबॉलिश नहीं किया जा सकता। तो इम्प्लीकेशन मतलब क्या है कि कर्टेल नहीं किया जाता, अब अब्रिज नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होती है, बट कोई लीगल राइट है उसको कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन के अंडर अगेंस्ट बचाता है, बट लेजिस्लेटिव एक्शन अगर लॉ के अंडर आ रहा है तो उसको अक्वायर भी किया जा सकता है। इन केस ऑफ वायलेशन एग्रीव्ड पर्सन जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं मूव कर सकता बिकॉज इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, बट वो हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 3 में दो प्रोविजन स्टिल रहती हैं इम्प्लिसिट वे में। कैसे कि व्हेन स्टेट अक्वायर्स अ प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर अक्वायर करती है तो उनको एक अमाउंट देनी पड़ेगी जो लिखी गई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी स्टेट अगर अक्वायर करती है लैंड जो एक पर्सन के अंडर थी, वो कल्टीवेट कर रहा था उस लैंड पे। ठीक है, और एक स्टैट्यूटरी लिमिट्स है, कुछ कुछ ऐसे लिमिट्स है कि इतने हेक्टेयर लैंड है और अगर उससे ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है देन इट्स फाइन, दे कैन टेक फॉर वेलफेयर, स्टेट कैन टेक इट। बट अगर
अगर उससे भी कम है तो उसकी तो रोजी रोटी चली जाएगी, राइट। तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट सरकार देगी, जो भी उस प्रेजेंट टाइम पे मार्केट का रेट चल रहा होगा या व्हाट्सोएवर डिफाइंड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 31A के अंडर आता है, ये 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 के अंडर ऐड किया गया था, ठीक है। जो आर्टिकल 31A-B-C सेक्शंस है, ठीक है, वो रिटेन कर लिए गए, बट राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो है वो अबॉलिश कर दिया गया। एक्सेप्शंस क्या है टू फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 31A-B-C, ठीक है। ए में क्या है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। इसमें क्या है कि 5 कैटेगरी ऑफ लॉ दिए हैं जो चैलेंज या इनवैलिडेट नहीं किए जा सकते ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 14 और 19 में है, ठीक है। अगर 14 और 19 को वो वायलेट कर रहे हैं तो भी उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये है, ठीक है। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्री एंड कमर्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। एक तो स्टेट एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स, ठीक है, स्टेट जो एक्विजिशन कर रही है किसी प्रॉपर्टी की, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, एमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, कुछ कॉर्पोरेशंस को मर्ज कर दिया, ठीक है। उसके बाद है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर ऑफ कॉर्पोरेशंस, ठीक है, टाइम टू टाइम लॉ के साथ चेंज किया जा सकता है। माइनिंग लीज एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर, क्लाइमेट और ड्यू टू चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, माइनिंग लीज वगैरह ये सारी चीज़ें भी चेंज की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 31A डज नॉट इम्यूनाइज अ स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू फिर भी हो सकता है अनलेस अगर ये ना हुआ हो कि इट इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड हैज रिसीव्ड हिज असेंट, ठीक है। दिस आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन एट मार्केट वैल्यू, ठीक है। कैसे है कि सपोज हमने स्टेट ने अक्वायर कर ली हमारी लैंड, ठीक है, उस पर्सन का पर्सनल कल्टीवेशन वहाँ पे चल रहा था या कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वहाँ पे चल रहा था, तो उस केस में उनको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। उस प्रॉपर्टी की जो भी कॉम्पनसेशन स्टेट को स्टैट्यूटरी लिमिट के अंदर आती है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। इसमें क्या है कि कोई भी एक्ट्स जो रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं उनको चैलेंज या इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता ऑन द कॉन्ट्रवेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। तो इससे आप समझ रहे हो 31A में क्या था, अगर 14 और 19 के अंडर आते हैं तो उनको चैलेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि सारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, स्कोप वाइड हो गया, ठीक है। बट IR कोलियो केस हुआ था 2007 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ इशू कर दी थी चीज़ें, जैसे कि कोई भी ब्लैंकेट नहीं किया जा सकता जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू हर चीज़ का हो सकता है, चाहे वो 9th शेड्यूल में क्यों ना हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि 9th शेड्यूल भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आने लग गया, तो कोई भी अनलॉफुल एक्ट उसमें भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने बोला 2007 में कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक फीचर का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिक फीचर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी उसको रिपील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर बेसिक फीचर के अंडर आ रही है तो मतलब दैट इज जुडिशियल रिव्यू, तो वो हर चीज़ पे इम्प्लीमेंटेबल होगा, ठीक है, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक सोल है, ठीक है। उसके बाद है 9th शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973, उसके अंडर कोई भी चीज़ आती थी वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर भी आती थी, फाइन। उसके बाद है आर्टिकल 31C में हमारे पास है सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये ऐड किया गया लेटर ऑन, ये इनिशियल में नहीं था। 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से इसको ऐड किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें A और B दो प्रोविजंस दी गई, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजन हमारे पास ये है कि अगर आर्टिकल 39 में कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आ रहा है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर वो वॉइड कर रहा है आर्टिकल 14 और 19 को, इन दैट केस ऑल्सो उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। सेकेंड चीज़ ये थी कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इज इट इज़ फॉर द गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है, अगर वो कोई पॉलिसी को, कोई रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ए में क्या प्रोविजन हो गई हमारे पास कि उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 39 के अंडर आते हैं, ठीक है, ऑन एनी ग्राउंड उनको वॉइड
डिक्लेयर नहीं किया जाएगा अगर वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर रहे हैं। बट सेकंड में बोला कि उनको कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी नहीं जा सकता, ठीक है। केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उसमें बेसिक फीचर का कंसेप्ट आया, तो उससे क्या हो गया कि सेकंड कंडीशन को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, फर्स्ट कंडीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रखा और एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। बट 42nd अमेंडमेंट जो हुआ इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है, 1976 एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो फर्स्ट कंडीशन है उसका स्कोप बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मिनर्वा मिल केस में उस चीज़ को भी इनवैलिडेट करके, ठीक है, उसको जो फर्स्ट का ओरिजिनल पार्ट था उसको रखा गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, दैट इज लाइक आर्टिकल 32। इसमें क्या है कि ये बेसिक फीचर में इंक्लूड किया गया है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट कि उसके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए वो कोर्ट में जा सकता है। तो कौन गारंटर है और इसका कौन डिफेंड करता है फंडामेंटल राइट्स को हमारे, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड, ठीक है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू ऑर्डर्स और रिट्स, ठीक है। रिट्स किस लिए होती है कि कोई भी चीज़ वायलेट हो रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट रिट्स डिफाइन कर सकता है, इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। किस किस को कर सकता है वो डिटेल में हम आगे पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सी रिट्स है, 5 टाइप की है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियराई एंड क्वो वारंटो, ठीक है। तो ये रिट्स जो है किसी वाइडर फॉर्म में हाई कोर्ट को भी दी गई हैं, बट इन फ्यूचर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई लॉ बना दे और उनको सारी कोर्ट्स को ये रिट्स इशू करने की पावर दे दे, ठीक है। तो जो रिट्स की अथॉरिटी हाई कोर्ट को दी है, दैट इज अंडर आर्टिकल 226, जो सुप्रीम कोर्ट के पास है दैट इज अंडर आर्टिकल 32। द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट किस केस में, नेशनल इमरजेंसी के केस में, दैट टू डिक्लेयर्ड आर्टिकल 359 में डिक्लेयर किया गया है। अगर नेशनल इमरजेंसी है उस टाइम पे कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो उनको डिटेन कर दिया जाता है, इन दैट केस हम सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते, बट अदर केसेस में हम मूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिफेंडर है, गारंटर है और फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। ये ओरिजिनल पावर है सुप्रीम कोर्ट की। एन एग्रीव्ड पर्सन जो है सिटीजन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, नॉट नेसेसरीली बाय वे ऑफ अपील। वे ऑफ अपील मतलब ये होता है कि हायरार्की को फॉलो नहीं करना है कि पहले सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे नहीं, डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है फॉर द गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। विड्थ ऑफ पावर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। हमारे पास कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट के पास भी, अगर हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं इन दैट केस वी कैन गो टू हाई कोर्ट एज वेल, ठीक है। तो ओनली fundamental rights guaranteed by constitution can be enforced under article 32, not any other right, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स है उसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, बट फंडामेंटल राइट्स के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी जो है वो उसके पास ऑप्शन रहता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद है रिट्स है, कौन कौन सी है मैंने ऑलरेडी बताई, 5 टाइप की हैं, और सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 32 आती है, हाई कोर्ट के अंडर आर्टिकल 226 आती है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स ओनली द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, बट जो हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर है वो 226 में है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। तो वो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी यूज हो सकती है, ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी यूज हो सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी, पूरे टेरिटरी के थ्रू आउट कोई भी अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स जा रहा है तो उसके अगेंस्ट रिट इशू की जा सकती है बाय सुप्रीम कोर्ट। बट हाई कोर्ट के पास लिमिटेड टेरिटरी होगा, एक स्टेट होगा या मल्टीपल स्टेट्स होंगे, बट अगर उसको कहा जाए कि इस टेरिटरी के लिए भी आपको जुरिस्डिक्शन करना है, इन दैट केस उसको ये पावर दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि वो रिट जुरिस्डिक्शन को फॉलो ना करे, ठीक है, एक्सरसाइज ना करे अगर उसके पास कोई पर्सन जा रहा है, बट हाई कोर्ट के पास ये पावर है, मे रिफ्यूज। और उसके बाद ये भी है कि रिट जुरिस्डिक्शन जो है, रिट्स जो है ये हमने कहाँ से लिए हैं, इंग्लिश लॉ से लिए गए हैं। इंग्लिश लॉ में इनको क्या बोलते थे, प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास रिट्स की जो टाइप्स है, उनका स्कोप क्या है। 5 टाइप की रिट्स है। जो हेबियस कॉर्पस की रिट है वो पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी होती है। ये चीज हमेशा याद रखना, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि सपोज एक रिट दे दी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बोल दी कि ये पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल को होती है, बट क्योंकि कुछ कुछ रिट्स हैं जो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज को होती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव्स को ही होती है, कुछ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल को ही होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन सी रिट प्रिवेंटिव है, कौन सी क्यूरेटिव है, ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो जो रिट है वो किस चीज के अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती, हमने देख लिया कि कहाँ पे इशू हो सकती है। जो लॉफुल डिटेंशन नहीं की गई है, इन दैट केस इशू हो सकती है रिट। इशू कहाँ पे नहीं हो सकती, डिटेंशन इज लॉफुल, proceeding is for the contempt of legislature or a court, ठीक है। detention is by competent court, detention is outside the jurisdiction of court, ठीक है। in that case कैसे होता है कि हम रिट इशू नहीं कर सकते। एक तो वो jurisdiction के अंडर ही नहीं आ रही, दूसरी चीज ये हो रही है jurisdiction के अंडर कौन सी नहीं आती, किसी प्राइवेट ऑफिस की ये चीज हो रही है कि उन्होंने उनके कुछ लॉज बने हुए हैं इन दैट केस, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज हो रही है। डिटेंशन इज बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब ये है किसी सेम लेवल कोर्ट ने डिटेन किया है, ठीक है, अंडर सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इन दैट केस इशू नहीं किया जा सकता। मैंडेमेंस क्या मतलब होता है, वी कमांड, मतलब आप सोल अथॉरिटी हो, आप किस किस को इशू कर सकते हो, कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। इसमें ये होता है कि हम कमांड करते हैं कि भाई अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो, तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो या तो रिफ्यूज कर रहे हो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने से, ठीक है। कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन एंड इंफीरियर कोर्ट, इंफीरियर मतलब जो आपके नीचे आती है, अ ट्रिब्यूनल और अ गवर्नमेंट, ठीक है। किस किस केस में इशू नहीं होती, अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी to enforce departmental instruction that does not possess statutory force when the duty is discretionary, मतलब कैसे है कि आप अपनी willingly वो ड्यूटी कर रहे हो बट इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू, ठीक है। टू enforce a contractual obligation, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इन दैट केस ऑल्सो, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर्स बिकॉज वो स्पेशल इम्यूनिटी के अंडर आते हैं, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, ठीक है। हाई कोर्ट भी ऑब्वियसली उसके इंफीरियर आ रहा है, बट इन दैट केस ऑल्सो उसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती रिट, ठीक है। उसके बाद है प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड। वी कमांड में ये था कि हम उसको बोल रहे थे भाई काम कर, टू फॉरबिड में ये है कि उसको बोल रहे हैं भाई काम मत कर, ठीक है। हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल क्या बोलती है कि आप अपना जुरिस्डिक्शन मत यूज करो यहाँ पे। कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, ठीक है। किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एनी बॉडीज, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सर्शियराई, ये चीजें याद रखना, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, प्रोहिबिशन। सर्शियराई में ऐसा नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी उनके अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। उसके बाद है टू बी सर्टिफाइड, ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है टू द प्रोहिबिशन। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास प्रिवेंटिव मतलब प्रोहिबिट भी कर रहे हैं प्लस क्यूरेटिव, उसको कुछ और इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं एड ऑन, ठीक है। हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को देती है या ट्रिब्यूनल को देती है और बोलती है कि ये वाले चीजें आप हमारे पास ट्रांसफर कर दो, ठीक है। एक तो प्रोहिबिट कर देती है कि तुम मत करो और हमें ट्रांसफर कर दो। ये किस किस केस में होता है कि किसी के पास एक्सेस काम है या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, प्रॉपर उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, एरर ऑफ लॉ है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन इज प्रिवेंटिव, सर्शियराई इज प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव, ठीक है। ये किस किस के अगेंस्ट होती है, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। कैन नॉट बी इशूड किसके अगेंस्ट नहीं इशू सकती, अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज, ठीक है। को वारंटो क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय वारंट। ऐसा नहीं है कि कल को सपोज आप IAS ऑफिसर बन जाते हो, ठीक है, सपोज आपको किसी वेकेशन पे जाना है 10 दिन की, तो ये नहीं है कि आप अपने चाचा को बिठा के चले गए कि मैं नहीं हूँ 10 दिन के लिए आप मेरी ड्यूटीज चला लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये उसी पर्सन को ही परफॉर्म करनी पड़ती है। इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। किसी पर्सन उसको अपना क्लेम दिखाना पड़ेगा कि मैं लीगली इस चीज को इशू कर सकता हूँ या इस ऑफिस को चला सकता हूँ। कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर,
ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो ऑफिसेज आते हैं उसके अगेंस्ट ही ये इशू किया जा सकता है। बट इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जो बाकी रिट्स में नहीं थी। जैसे पहले की जो रिट्स थी वो सिर्फ इंटरेस्टेड पर्सन ही सॉर्ट कर सकता था, ठीक है, अगर उसके इंटरेस्ट वायलेट हो रहे हैं इन दैट केस वो रिट इशू होती थी। बट इस केस में क्या है, कोई और पर्सन भी जा सकता है, नॉट नेसेसरली द एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन को लग रहा है कि ये लॉफुल पर्सन नहीं है तो वो भी जाके ये रिट सॉर्ट कर सकता है, ठीक है। और ऑल्सो इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस, ठीक है। प्राइवेट ऑफिस में कोई भी पर्सन फाउंडर, सीईओ, सीएफओ बना सकता है, ठीक है, उस केस में ये रेट इशू नहीं हो सकती। उसके बाद है आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। ये आर्म फोर्सेस के रिलेटेड आते हैं आर्टिकल 33। इसमें हमारे पास आता है कि इन पार्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट एंड एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, कोई भी पर्सन, बार्बर है, कारपेंटर है, उसमें जॉब कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय, मैकेनिक, कुक, टेलर, व्हाट्सएवर जो भी है, शूज मेकर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, ये सारी जो है ये पार्लियामेंट उनको रिस्ट्रिक्ट करता है इन सम वेज, बिकॉज उनको कुछ ड्यूटीज ऐसी सीक्रेटिव ड्यूटीज निभानी होती है टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, ठीक है। बिकॉज जैसे सपोज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, उनके पास राइट नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का, कि वो कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट मैनी सीक्रेट्स टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री और टूवर्ड द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। लॉ मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 33 जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास दी गई है, वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं दी गई। एनी सच लॉ मेकिंग मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, बिकॉज पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी दैट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल टू फंडामेंटल राइट्स, कुछ ना कुछ उनके राइट्स लिए जाएंगे टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़। जैसे आर्मी एक्ट आया 1950 में, नेवी एक्ट आया, एयरफोर्स एक्ट आया, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड वेरियस अदर थिंग। उसके बाद है पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन ऑल्सो एक्सक्लूड कोर्ट मार्शल फ्रॉम रिट ज्यूरिस्डिक्शन, बिकॉज कोर्ट मार्शल उनका होता है जिन्होंने कोई अनलॉफुल एक्ट टुवर्ड्स द नेशनल सिक्योरिटी कुछ किया हो। जिस मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या डिफरेंस है, बिकॉज कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो मार्शल लॉ क्या होता है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं। नेशनल इमरजेंसी ऐसा नहीं है, वो फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, लेजिस्लेटिव पावर्स, ये सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। उसके बाद है सस्पेंड, ये सिर्फ गवर्नमेंट को, ऑर्डिनरी लॉ को सस्पेंड करता है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लॉ वर्क करते रहते हैं। उसके बाद मार्शल लॉ में इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न। जो नेशनल इमरजेंसी है वो कैन बी इम्पोज ओनली 3 ग्राउंड्स पे, अगर वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, इन दैट केस नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंट्री मार्शल लॉ, बट नेशनल इमरजेंसी टूवर्ड्स पूरे कंट्री में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, टूवर्ड्स अ स्टेट भी हो सकती है, एनी पार्ट ऑफ इट, ठीक है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ सिचुएशन कंट्रोलेबल नहीं है। नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन टूवर्ड्स द मार्शल लॉ के कहाँ पे इनैक्ट हो सकता है, बट नेशनल इमरजेंसी के लिए हमारे पास स्पेशल डिटेल प्रोविजंस दी गई है, दैट्स व्हाई इट्स एक्सप्लिसिट, मतलब प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। जो मार्शल लॉ है दैट इज इम्प्लिसिट, मीन्स राइट वर्ड्स में रिटर्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 34, इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है किसी भी टेरिटरी में इंडिया की, तो वहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। पार्लियामेंट क्या है, किसी भी गवर्नमेंट फोर्स को, ठीक है, स्पेशल अथॉरिटीज़ दे सकती है, कि जैसे अफसपा है, ठीक है, कि किसी पर्सन कोई भी सस्पिशन लग रहा है उसको अंदर डालना है, ठीक है, लॉ और मेंटेनेंस के लिए, रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर के लिए किसी भी एरिया में जहाँ पे मार्शल लॉ इम्प्लीमेंटेड है, तो पार्लियामेंट इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। और उसने कोई भी एक्ट किया है ड्यूरिंग दैट टाइम, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट, पनिशमेंट जो भी उस टाइम पे दी गई है, ठीक है। मार्शल लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। मार्शल लॉ इन जनरल वर्ड्स क्या होता है कि जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन की जाती है बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज़, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हो जाती हैं, जैसे वॉर, इन्वेजन, रिबेलियन, राइट, कुछ ऐसे वायलेंट सिचुएशंस हो जाते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, इंग्लिश कॉमन लॉ से बोरो किया गया है। ड्यूरिंग द मार्शल लॉ क्या होता है कि मिलिट्री अथॉरिटीज
अथॉरिटीज़ के पास स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, ठीक है, टू रेगुलेट एंड टू मेक द रिस्ट्रिक्शन। कुछ नेसेसरी स्टेप्स वो ले सकते हैं। इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशन ऑन द राइट ऑफ सिविलियंस, ठीक है, सिविलियंस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। जैसे हमारे पास हम देखते हैं कि कर्फ्यू के टाइम पे उनको बोल देते हैं कि घर के बाहर मत निकलो, ठीक है, यू डोंट हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एट दैट टाइम, ठीक है। अभी जैसे कोरोना टाइम पे कैसे है कि हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि लॉकडाउन सिचुएशन है, दैट यू विल स्टे एट होम, कुछ स्पेसिफिक आवर्स में ही आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशन मार्शल लॉ के टाइम पे भी लग सकती है, ठीक है। कैन पनिश द सिविलियंस इवन कंडेम देम टू डेथ, ठीक है, अगर कुछ भी उनका लग रहा है, कोई सस्पिशन ऐसा लग रहा है या कोई कंट्रोवर्सी ऐसी हो गई। आर्टिकल 34 जो है इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंडर आती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कुछ लॉज हैं जो आर्टिकल 35 के अंडर आते हैं, इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। जे आर्टिकल 35 है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, लेस डाउन द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो सिर्फ पार्लियामेंट इशू कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती है। ये पावर स्पेशल पार्लियामेंट को दी है कि टाइम टू टाइम कोई फंडामेंटल राइट्स आपको बनाने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं। दिस प्रोविजन इंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी थ्रू द इंडिया। ऐसा नहीं हो कि ये डिफरेंट लॉज, कुछ स्टेट ये बना रही है, कुछ अलग बना रही है। दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो मतलब ये है कि सारी स्टेट्स के ऊपर एक ही लॉ एप्लीकेबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द सोल पार्ट, ठीक है। तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो पार्लियामेंट ही करेगी। तो आर्टिकल 35 जो प्रोविजंस देती है दैट इज पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग। पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है, एक तो रेजिडेंट्स को एज अ कंडीशन दे सकती है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इस स्टेट में रिजाइड करते हो, यहाँ का डोमिसाइल है, देन यू हैव पावर कि आपके पास इतना कोटा होगा फॉर टेकिंग दैट सीट इन एम्प्लॉयमेंट और इन एनी स्टडिंग एकेडमिक थिंग, ठीक है। उसके बाद है एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर दैन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी पावर है और हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी पावर है टू इशू रिट्स एंड ऑल। ये पावर एक्सटेंड भी की जा सकती है टूवर्ड्स अदर कोर्ट्स, ठीक है, जो उससे भी लोअर इंफीरियर कोर्ट्स हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को टूवर्ड्स द आर्म फोर्सेस मेंबर, पैरामिलिट्री फोर्सेस मेंबर, पुलिस फोर्सेस मेंबर। ऑलरेडी हमने आर्टिकल 33 में पढ़ा, ठीक है। ये पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। उसके बाद है इंडेमनीफाई, किसी को स्पेशल अथॉरिटीज़ भी दे सकती है अंडर स्पेशल कंडीशन। ये आर्टिकल 34 के अंडर हमने पढ़ा। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन जो मार्शल लॉ के एरिया में काम कर रहा है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट। पार्लियामेंट शेल हैव पावर्स टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट। किसके लिए, जैसे अनटचेबिलिटी अगर कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट ट्रैफिक कर रहा है, इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल 23-24 हमने ऑलरेडी पढ़ा। पार्लियामेंट शेल मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द अबव एक्ट। कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं लॉज वैसे ही कंटिन्यू होते रहेंगे अनलेस अनटिल अगर हमारी पार्लियामेंट उनको अबॉलिश नहीं करती है। आर्टिकल 35 नीचे नोट में दिया है कि एक्सटेंड द कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज मैटर हमने दिए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं, जैसे हमारा शेड्यूल 7 है, वो डिफाइन करता है यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं उन पे भी कुछ पार्लियामेंट रूल कर सकती है, बिकॉज पार्लियामेंट के पास सुपीरियर अथॉरिटी रहती है एज कम्पेयर टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। उसके बाद है कुछ राइट्स हैं जो आउटसाइड पार्ट 3 हैं, ठीक है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है बट स्टिल आर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो कैसे है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी ऐसे रैंडम पर्सन टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ टैक्स लेवी करेगी। उसके ये कहाँ पे डिफाइन है, आर्टिकल 265 इन पार्ट 12, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी पर्सन को ऐसे नहीं बोला जा सकता है जा ये आज से प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक जुरिस्डिक्शन वे में ही लिया जा सकता है। ये कहाँ पे आते हैं, आर्टिकल 300 इन पार्ट 12, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट के अंडर आया था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अंडर आर्टिकल 31 जो प्रॉपर्टी ऑफ राइट था उसको अबॉलिश करके ये पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर स्टेट पे एक बैरियर लगा दिए, बिकॉज वी वांट यूनिफॉर्मिटी इन इंडिया, वी वांट कि इंडिया विदाउट बॉर्डर्स एक फ्री मूवमेंट कंट्री रहे, ठीक है। तो इसके लिए आर्टिकल 301 है, ये पार्ट 13 में डिफाइंड है, फ्री कमर्स एंड ट्रेड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो अबव राइट है वो इक्वली जस्टिसेबल है, फिर भी इन दोज केसेस ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट फंडामेंटल,
ठीक है। तो इस वजह से हम ऑर्डिनरी सूट के थ्रू हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट्स में जा सकते हैं, बट नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। फीचर्स का क्या मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो फंडामेंटल राइट ही हमें प्रोवाइड करते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीज़न को अवेलेबल होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं सिटीज़न, फॉरेनर्स, लीगल पर्सन कौन से होते हैं, कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज, उनको भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लिबर्टी एब्सोल्यूट हमारी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शंस, ओनली देन वी कैन एंजॉय, ठीक है, आवर राइट्स। उसके बाद स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, टाइम टू टाइम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी डिफाइन किए जा सकती हैं बाय द कोर्ट्स अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्बिट्रेरी एक्शन मतलब क्या होता है कि कोई स्टेट अनलॉफुल एक्ट कर देती है, कुछ इलीगल एक्ट कर देती है अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, हमारी वो रेट इशू कर देती है, तो स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, बिकॉज ये स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। ये नहीं है कि स्टेट इज़ अ डिक्टेटर, ठीक है, और हम उसके अंडर चलेंगे, इट्स डेमोक्रेसी, ठीक है। इस वजह से कुछ लिमिटेशन जो है स्टेट्स के ऊपर प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमारे पास कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी है जो डिनाई करती है स्टेट की पावर को, कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर में भी है जो हमें राइट्स देती है, कुछ प्रिविलेजेस देती हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है। उसके बाद जस्टिसेबल है ऑब्वियसली, बिकॉज वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स गारंटी एंड फॉर इट्स डिफेंडमेंट, ठीक है। इन्फोर्समेंट हो सकती है अंडर आर्टिकल 32, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। और ये सैंक्रोसेक्ट नहीं है, परमानेंट नहीं है, मतलब ये है कि इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। जैसे मॉडर्न टाइम चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे रिजर्वेशन का इशू हो गया, ठीक है, या अनटचेबिलिटी में और कोई चीज़ें इंक्लूड करनी है, जैसे एड्स की पर्सन की मूवमेंट होगी, प्रोस्टिट्यूशन का मूवमेंट हो गया, ठीक है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बिकॉज उस टाइम पे सारे राइट्स हमें प्रोवाइड नहीं किए जा सकते, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो आर्टिकल 2021 जो है राइट टू लाइफ जो है वो हमारी सैंक्रोसेंट, मतलब वो परमानेंट रहेगी, वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी हमसे हटाई नहीं जा सकती, बट एट द टाइम कुछ चीज़ें हटाई भी जा सकती हैं जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, एक्सटर्नल एग्रेशन वॉर के टाइम पे, जैसे आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑपरेशन जो है वो लिमिट किया जाता है बाय आर्टिकल 31A, B, C, बिकॉज ये कुछ चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर सकती है, ठीक है। बट दो विद टाइम ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है, तो कोई भी अनलॉफुल एक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। एप्लीकेशन टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा आर्टिकल 33 में कि आर्म फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो सारी चीज़ें एज नॉर्मल पर्सन्स इंजॉय नहीं कर सकते। आर्टिकल 34 के अंदर हमने पढ़ा कि मार्शल लॉ अगर कहीं भी लगा हुआ है तो इन दैट केस किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को एक्स्ट्रा पावर्स भी दी जा सकती है और लोगों से एक्स्ट्रा पावर्स ली भी जा सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, ठीक है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। कुछ ऐसे हैं कि पार्लियामेंट लॉ बना के उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है टाइम टू टाइम। सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है कि फंडामेंटल राइट्स है तो उससे क्या क्या चीज़ें डिफाइन हो जाती है, जैसे बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे डेमोक्रेसी चलती है, बिकॉज देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, ठीक है। मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन, एक इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन होती है बिकॉज उसके पास कुछ राइट्स हैं कि उसको ये नहीं है कि बाहर हमें राशन लेने जाना है तो पुलिस क्या बोलेगी, स्टेट क्या बोलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। वी कैन गो आउट एंड हैव ऑल द थिंग्स जो हमें चाहिए, ठीक है, अंडर सम कंडीशन। जैसे अभी कोरोना टाइम है तो इस टाइम पे लॉकडाउन सिचुएशन है, ठीक है, ऑब्वियसली स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट अस, तो दिस इज द बैलेंस, ठीक है। फॉर्मिडेबल बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एस्टेब्लिशेस रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 चीज़ें आती है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन, ये भी हमने पढ़ा, जैसे आर्टिकल 29 और 30 में हम स्पेशल लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को स्पेशल अथॉरिटीज़ देते हैं, ठीक है। वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। स्ट्रेंथन द सेकुलर फैब्रिक, ठीक है, जो भी अगर हमें टैक्सेस पे करने हैं या ग्रांट्स इशू करनी है तो टूवर्ड्स एवरी रिलीजन पे करो रेदर देन एक चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग बायस हो जाए स्टेट, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करती है। फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए और जस्टिस भी मिलना चाहिए। कोई गारंटी करने के लिए पर्सन होना चाहिए, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एट टाइम
रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को भी दी गई है। इंश्योर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे क्या है सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स की। उसके बाद है क्रिटिसिज्म, टाइम टू टाइम कैसे हुआ, जैसे कुछ एक्सेप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट में कवर नहीं की गई है जो बाकी कंट्रीज़ में कवर की गई है। ठीक है, तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, कुछ एक वन हैंड से वो मतलब फंडामेंटल राइट्स हमें देते हैं, अदर हैंड वो ले लेते हैं। कैसे, जैसे हमें बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो आर्टिकल 14 और 19 हमारे वायलेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में ऐसे बोलते हैं एक्सेसिव लिमिटेशंस है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं दी गई है, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन एवरीथिंग, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, जसपत राय कपूर जो है उन्होंने बोला लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशन देयर ऑन, ये चैप्टर का नाम होना चाहिए था रेदर देन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, इसमें बोला गया है कि पॉलिटिकल राइट्स ही बताए गए हैं, जिसकी लिस्ट भी है वो भी पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। ठीक है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी नहीं दिया गया है कि सबका एक सोशल सर्कल होना चाहिए, राइट टू वर्क नहीं है कि हर एक पर्सन काम करना चाहिए। ठीक है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट और लेजर ऐसा नहीं दिए गए हैं। जैसे वीकेंड के टाइम पे भी हम काम करते हैं, कॉल्स आती है, ठीक है, ऐसा नहीं दिया गया है कि वीकेंड के टाइम पे एम्प्लॉय कॉल नहीं कर सकता आपको। ठीक है, नो क्लैरिटी, वेग है, इंडेफिनिट है, एम्बिग्यूअस है। तो हमारे पास पब्लिक ऑर्डर दिया गया है, तो पब्लिक ऑर्डर कैसे भंग हो सकता है, बेसिकली कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं दी गई है। मिनॉरिटीज़ में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं ये नहीं दिया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है वो नहीं दी गई है, तो इट्स वेरी अनक्लियर। तो इसमें बोला है कि सर आइवर जेनिंग्स ने बोला है कि पैराडाइज फॉर लॉयर्स, ठीक है, वो किसी भी चीज़ का कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, नो परमानेंसी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ऑर्डिनरी लॉ से चेंज किए जा सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं है कि ये लॉज हमारे पास लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ठीक है, कुछ राइट्स ऐसे भी है जिनकी सस्पेंशन हो जाती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो वो उनका परमानेंट करेक्टर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा इंजॉय कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को। एक्सपेंसिव रेमेडी मतलब ये है कि अगर हमें उनके अगेंस्ट मूव करना है सुप्रीम कोर्ट में तो हमें एक लॉयर चाहिए होगा, हमें वहाँ पे लोकेशन पे जाके ये फाइल करना पड़ेगा एंड ऑल। तो बहुत बड़ा काम है जुडिशियल कोर्ट में जाके आना। ठीक है, ये सारी चीज़ों को फॉलो अप करना, ये एक्सपेंसिव रेमेडी है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि हमारे राइट्स ही चले जाते हैं, हमने वो कोई काम किया नहीं है अभी तक, उसके लिए भी हमें डिटेन किया जाता है। जैसे आर्टिकल 22 में क्या है कि कोई पर्सन अगर हमें पता है कि इन फ्यूचर कुछ पब्लिक ऑर्डर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या उसको ख़राब कर सकता है तो उसको हम डिटेन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन वर्ल्ड हैज़ मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट। सिर्फ इंडिया ही है जिसने इंटीग्रल पार्ट बनाया है, जिसने इसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया है। नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी, ऐसा नहीं है कि एक वे से हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई फिलोसफिकल रूल नहीं है कि गांधीयन है या सिर्फ सोशलिस्टिक है या फिर लिबरल है। ठीक है, सबका मिक्सचर लिया गया है। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनी फिलोसफिकल प्रिंसिपल। द क्रिटिक्स से दैट दिस क्रिएट्स अ डिफिकल्टी फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कि कैसे इन चीज़ों को लिया जाए, मतलब इन कैरेक्टर। जैसे किसी टाइम पे उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी टाइम पे बोला नहीं है, किसी टाइम पे उन्होंने बोला कि ये बेसिक फीचर का पार्ट है, किसी टाइम नहीं है। तो ये चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल द क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द कोर्सिटी। वन मोर थिंग, वन मोर अनाउंसमेंट कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ही लिंक्स डालूंगी। फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालती हूँ फॉर प्रीलिम्स, और एक फेसबुक ग्रुप है कोर्सिटी का ही जहाँ पे मैं मेंस के रिलेटेड टॉपिक डालती हूँ एवरी डे वन टॉपिक, सो दैट यू कैन राइट एंड फीडबैक टाइम टू टाइम फ्रॉम पीयर्स, फ्रॉम मी यू कैन गेट। ठीक है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोर्सिटी, बाय।